नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 135वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 18वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम जन संघर्ष यानी भारत छोड़ो आंदोलन को इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से समझने और पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए सीधे हम इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये अंतिम जन संघर्ष है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पश्चात 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न केवल भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे गए हैं। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को ठीक से पढ़ना और समझना होगा, और जितने भी फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ गया है। तो इस तरह के कुल दो चार्ट, एक तो ये और एक ये, इन दो चार्ट और कुल 8 पॉइंटर्स के माध्यम से हम इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ लेंगे। तो केवल दो चार्ट में ही हम भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो इस तरह चार्ट ग्राफ से पढ़ने से सबसे फायदा यह होता है कि तथ्य एक क्रम से, फैक्ट एक क्रम से हमारे दिमाग में बैठते चले जाते हैं, और उसके पीछे जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जो उन फैक्ट्स के पीछे स्टोरी टेलिंग है, उसके माध्यम से वो दिमाग में फैक्ट्स आपके एक क्रम से बैठते चले जाते हैं। इसलिए उन्हें आप लंबे समय तक याद कर पाते हैं, या कोई पूछता है तो तुरंत आप रिकॉल भी कर पाते हैं। और सबसे आसान है इसका रिवीजन करना। तो बहुत छोटा नोट्स है, 2 पेज है, आप 10 मिनट में इसको रिवाइज कर लेंगे। तो एग्जाम के अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए इसी तरह के चार्ट और ग्राफ्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो कुल 8 पॉइंटर्स के माध्यम से हम जो है पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। तो जैसे संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। घटनाक्रम क्या रहे, विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने क्या निर्देश दिया, आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, इन सबको मैं पॉइंटर्स कह रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पर आए और भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार से पढ़ें। लेकिन उससे पहले हम यह समझना चाहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कौन सी परिस्थितियां काम कर रही हैं थी, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं या मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों अवश्यंभावी हो गया, उसके पीछे कौन से कारण चल रहे थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को अवश्यंभावी बना दिया। तो कौन सी परिस्थितियां थी उन्हें हम समझना चाहते हैं, और इसको समझने के लिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पीछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम पीछे जाएंगे 1937 के चुनाव तक। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला कई राज्यों में, 11 में से 8 राज्यों में उसने अपनी सरकार बनाई। बहुत अच्छे से कांग्रेसी सरकारें काम कर रही थी। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को भी खींच लिया। तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी अब जर्मनी से युद्धरत है और भारत भी अब द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया है। इसका सभी कांग्रेसी सरकारों ने मुखर विरोध किया। तो पूरे कांग्रेस ने इसका मुखर विरोध किया, और जो प्रांतीय कांग्रेस सरकारें चल रही थी उन सब ने इस्तीफा दे दिया। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कांग्रेस ने यह कहा कि पहला तो विश्व युद्ध के उद्देश्यों को आप घोषित करिए, यानी जो भारत
को भी आपने खींच लिया है द्वितीय विश्व युद्ध में, और दूसरा है केंद्र में तुरंत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाइए। तो ये जो दो मांग थी कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में जो की गई थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने अनसुना कर दिया। लेकिन जब यूरोप में फ्रांस का डब्बा गुल कर दिया जर्मनी, और बुरी तरह से ब्रिटेन फंसने लगा, जर्मनी लगातार बढ़त बनाने लगा, तो अंततः अगस्त ऑफर लेकर के ब्रिटिश सरकार आई। इस अगस्त ऑफर को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने, कांग्रेस ने डिनाई कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार जो अगस्त ऑफर लेकर के आई, कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया। लेकिन अगस्त ऑफर के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन महात्मा गांधी ने इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में कोई बाधा पहुंचे, और इसलिए सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में चलाया गया। उसके बाद हम देखें तो क्रिप्स मिशन के आने से पहले तक हमें दिखता है कि पूरी तरीके से अब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया है, रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है, और मलाया से लेकर बर्मा तक का पूरा क्षेत्र जापान जीत चुका है, और अब जापान भारत के एकदम बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया है रंगून में। अब जापानी आक्रमण का खतरा भारत के ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में रूस ने, चीन ने, अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर कि नहीं, कोई भी आप जो है तरीका अपनाइए, लेकिन इस समय भारतीयों का सक्रिय सहयोग लेना विश्व युद्ध में आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर आप भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे तो मामला उलट जाएगा। क्योंकि यूरोप में जर्मनी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जापान को कोई टक्कर देने वाला नहीं बचा। तो ऐसे में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन को भी हमने विस्तार से पढ़ा, अगस्त ऑफर को भी हमने विस्तार से पढ़ा। तो अभी हम केवल जो है उसकी एक झलक ले रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। अब जब क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया तो अब जो है स्पष्ट हो गया कि अब जो है बातचीत से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो अब जन संघर्ष ही आवश्यक हो गया, ये सबको समझ में आ गया। तो अब आइए देखें, इतना तो हमने कारण समझ लिया। तो अब हम फिर से इस चार्ट पे आकर के ये समझते हैं कि संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया। ठीक है, आखिर अगर हम देखें, हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो हम लोग उस तरीके से अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन अगर मैं रेफरेंस लूं तो आपको मैं बताऊं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बराबर ये कह रहे थे गांधी जी से। वो तो फिर चले गए जर्मनी, फिर वहाँ से जापान चले गए, और रंगून में जो जापानी सेना खड़ी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसके साथ थे अंतिम दिनों में, जो कोहिमा और इम्फाल पर आक्रमण हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा ये कह रहे थे कि ब्रिटिशों की चुनौतियां ही, ब्रिटिशों की कठिनाइयां ही हमारे मौके हैं। तो जब ब्रिटिश यूरोप में जर्मनी के हाथों पिट रहे हैं, तो अभी हमें भारत में भी एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और इन अंग्रेजों को जो यूरोप में फंसे हैं, इनको भारत के अंदर से भी हमें परेशान करना चाहिए। तो अंग्रेजों की दुश्वारियां, अंग्रेजों की परेशानियां, अंग्रेजों की कठिनाइयां ही हमारे मौके हैं, ये गांधी जी से। लेकिन गांधी जी स्पष्ट कह रहे थे कि जो युद्ध प्रयास है ब्रिटेन का, उसमें हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, और जब शत्रु संघर्ष के मोर्चे पे घिरा हुआ है तो हमें उसे और अंदर से परेशान नहीं करना चाहिए। और यह भी गांधी जी कह रहे थे कि हमें जो है, जो धुरी राष्ट्र है, जर्मनी है और उसके मित्र राष्ट्र हैं, उनके जीत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए, और कहीं इन सब को करने से भारत ही खतरे में ना आ जाए। कहीं जो है ब्रिटेन गया तो एक नया औपनिवेशिक शक्ति आ जाए भारत पर शासन करने के लिए, जापान आ जाए। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि प्रारंभ से ही, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से ही के साथ ही गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई जन आंदोलन नहीं चलाएंगे। अगस्त ऑफर कांग्रेस को पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया और कहा कि हम एकदम अहिंसक व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन के साथ नहीं हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन को और उसके सहयोगियों को जर्मनी और उसके सहयोगियों से अलग नहीं समझते हैं। लेकिन अंततः
1942 में क्या हो गया कि वही महात्मा गांधी जो 1900 विश्व युद्ध के प्रारंभ से ही कह रहे थे कि हम जनसंघर्ष कोई बड़ा नहीं चलाएंगे, वो जनसंघर्ष चलाने के लिए मजबूर क्यों हो गए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो धीरे धीरे हम समझेंगे। तो संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया? तो क्रिप्स मिशन की असफलता सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हमने पूरा बैकग्राउंड लिया। तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के जो है क्रिप्स मिशन के असफलता ने भारतीयों को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन का जो रुख है वो अपरिवर्तित है। तो हम जो मांग रहे हैं वो हमको मिलने वाला नहीं है। ब्रिटेन अपने रुख में परिवर्तन नहीं कर रहा है। जो बात उसने अगस्त ऑफर में कही उससे थोड़ा सा बढ़ करके क्रिप्स मिशन में उसने बात कही, और क्रिप्स मिशन में तो उसने ऐसी बात कह दी कि प्रांत अलग हो सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सबको एक बात स्पष्ट हो गई कि अब जन संघर्ष ही एक इकलौता रास्ता है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता ने स्पष्ट कर दिया सबको, गांधी जी को भी, कि अब जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और भारतीयों की अधिक समय तक की चुप्पी, जो उन्होंने विश्व युद्ध प्रारंभ होने से लेकर के क्रिप्स मिशन तक, यानी भारत छोड़ो आंदोलन तक जो चुप्पी वो कायम करके चल रहे थे, तो भारतीयों की अधिक समय तक की चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। तो अब जो है भारतीयों की जो चुप्पी है वो उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। तो अब जनसंघर्ष आवश्यक हो गया। अब हम जनसंघर्ष से बच नहीं सकते, जो महात्मा गांधी बच रहे थे। ठीक है, बहुत सारी बात कही जा रही थी कि अभी भारतीय तैयार नहीं है जनसंघर्ष के लिए, ये सारी बातें, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि नहीं, जो है हमें जनसंघर्ष करना होगा। तो अब ये तो क्रिप्स मिशन की असफलता। अब जनता की बात करें तो युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई, तो युद्ध के कारण महंगाई बढ़ जाती है। और ये तो ऐसा विश्व युद्ध था ना जो कभी नहीं लड़ा गया। दोनों विश्व युद्ध महायुद्ध थे। तो जनता, युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई। भारत से बहुत बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की आपूर्ति जो है विभिन्न युद्ध मोर्चों पर की जा रही थी। तो भारत में खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया। और स्थिति तो यह हो गई कि विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, जिसे हम भारत विरोधी प्रधानमंत्री कहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसको यह दोष दिया जाता है कि बंगाल में विश्व युद्ध में अनाज सप्लाई करने के लिए वहां पर जो है सूखे की स्थिति हो गई। 30 लाख लोगों की मौत हो गई खाना न मिलने के कारण। ठीक है, तो युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई। तो युद्ध जब भी होता है महंगाई बढ़ जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, तो यहां पर एक बार जब जापान प्रारंभ किया तो फिर सिंगापुर, ब्रिटिश गौरव था सिंगापुर, उसको 1-2 दिन में जापानियों ने उखाड़ करके फेंक दिया, ब्रिटिश सैनिक भाग गए। तो कोई ऐसा मोर्चा नहीं था दक्षिण पूर्व एशिया में जिस पर कि ब्रिटिश भारतीय सेना या ब्रिटिश सेना जापानियों से लोहा लेने में कामयाब रही होगी। जहां भी जापानी सेना पहुंची वहां पर स्थिति यही हुई कि जो ब्रिटिश सेना थी उसने अपनी जो है वहां से वो चली गई या उनकी पैंट ढीली हो गई, ये स्थिति थी जापानियों की। ठीक है, तो इन दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय रहते थे वो भी अब जापानी आक्रमण के डर से भारत में आ रहे थे भाग भाग करके। तो वो भारतीयों को बता रहे थे कि अरे ये अंग्रेज अपने को बड़ा उच्च नस्ल का श्रेष्ठ कहते हैं, बहुत जो है ये तीरंदाज बनते हैं, बहुत ये जो है क्या कहते हैं कि बहुत ये सयाने बनते हैं, बड़ा इनको लगता है कि ये बहुत मिलिट्री जीनियस है। अरे ये सबों की हालत बड़ी खराब है। जहां भी ये जापान से टकराते हैं ये अपनी पैंट ढीली कर देते हैं भैया। तो अब ये खबर भारत में आ रही थी कि अच्छा ये ब्रिटिश राज, इतना बड़ा ब्रिटिश राज जापानियों के सामने इस तरह की स्थिति में है। ठीक है, तो अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास होने लगा। आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे एम्पायर्स बने। प्राचीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मध्यकाल से लेकर के हम जो है आधुनिक इतिहास तक की बात कर रहे हैं। एक मान लीजिए भारत सरकार को ही लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है 1947 में आजाद हुआ, 2024 में हम लोग अभी जी रहे हैं। इतने सालों में हमें लग रहा है कि भारत सरकार कितनी मजबूत, कितनी बड़ी मशीनरी है। आप ये जान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार बहुत बड़ी मशीनरी थी।
बहुत लोगों का भरोसा था। मतलब यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे, गांधी जी ने ग्रेट ट्रायल में कहा ही ना कि वो दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था में काम करते हैं। तो दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था, दुनिया की सबसे सशक्त व्यवस्था और ब्रिटिश एम्पायर जो भारत में चल रहा था, उसके प्रति लोगों में बहुत विश्वास था कि मतलब ये दीर्घायु है, चिरायु है, बहुत मजबूत है। उस ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अब जनता में अविश्वास होने लगा और भारत पर जापानी खतरे के बादल मटराने लगे। यह विषय नहीं था कि भारत पर जापानी आक्रमण का बादल मडराने लगा, विषय यह था कि जनता में विश्वास होने लगा कि यह ब्रिटिश भारतीय आर्मी उन जापानी सैनिकों को रोक लेंगे, उनसे युद्ध कर लेंगे कि मोर्चा छोड़ के भाग जाएंगे। तो कहीं भारत जापान के हाथों में नहीं चला जाएगा ना। इस तरह की स्थिति हो गई। लोग बैंकों से पैसा निकालने लगे। अब ये सब बातें जब आपको बताई जाती हैं तो ऐसा नहीं कि करोड़ों भारतीय चले गए पैसा निकालने के लिए। ये 10-20 हजार लोगों ने भी ऐसा किया। तो ये कहा गया कि जनता में अविश्वास हो रहा है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य, और ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफलता, युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास, इन सब कारणों ने असहयोग आंदोलन को भारत में अवसंभावी बना दिया। क्या बना दिया? तो असहयोग आंदोलन को भारत में अवसंभावी बना दिया। तो अब जो है घटनाक्रम कैसे रहे, इनसे प्रश्न आएगा। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कहां पर? वर्धा में। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और यहीं पर अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसको कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आप कहेंगे कि 14 जुलाई 1942। अब ध्यान दीजिए, 8 अगस्त 1942 को हम देखेंगे तो ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। वहां हमने लिखा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। यहां पर प्रस्तावित ये शब्द भी आ सकता है। तो ये दोनों जगहों से रिलेटेड जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी वर्धा से प्रश्न होगा तो सीधे उसी के नाम से होगा या 14 जुलाई 1942 से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, तब तो आपका उत्तर होगा वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन जैसे ही ग्वालियर टैंक बंबई, आपसे पूछा जाएगा कि बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आप क्या उत्तर देंगे कि 8 अगस्त 1942 को होगा। तो इस सीक्वेंस को ध्यान से रखिए, इस तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। लेकिन 8 अगस्त का जब प्रश्न आएगा तो बंबई आएगा, ग्वालियर टैंक मैदान आएगा या फिर 8 अगस्त 1942 आएगा। ठीक है, और अगर जो है वर्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो या तो वर्धा आएगा या 14 जुलाई 1942 आएगा। ठीक है, और यह प्रस्ताव का नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो स्पष्ट रूप से गांधी जी ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ कौन है? अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज अगर यहां से चले जाएं तो क्या हो जाएगा कि हमें हमारे सभी संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने में मदद हो जाएगी। तो सीधा सा बात है कि भाई अंग्रेज आप भारत छोड़कर अब जाइए, अब आपकी आवश्यकता नहीं। गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि जापानी आक्रमण का खतरा भारत पर इसीलिए है कि यहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा है। अगर अंग्रेजों का शासन न होता तो शायद जापान भारत पर आक्रमण करने की फिराक में न होता। जापान आक्रमण करने ही इसीलिए आ रहा है कि चूंकि यह ब्रिटेन का बहुत बड़ा उपनिवेश है, तो ब्रिटेन की कमर अगर भारत में तोड़ दी जाएगी तो यह यूरोप में एकदम हल्का हो जाएगा, तो जर्मनी को मदद हो जाएगी। तो गांधी जी ने यह कहा। ठीक है, अब देखिए, तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और यहां फाइनली भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित हो गया। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तावित किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको जो है अनुमोदित किया या पारित घोषित किया। ठीक है, अब यह सीक्वेंस है। अब देखिए, एक तरफ तो ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है, विश्व युद्ध में फंसा हुआ, तो ब्रिटिश भारतीय सरकार ने यह तय कर लिया था कि अब एकदम लॉर्ड लिथगो ने यह तय कर लिया था कि अब भारतीयों को बिल्कुल भी छूट हम नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को कहां गिरफ्तार करके रखा गया? तो आगा खान पैलेस पूना में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया।
तो 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया जाना था, उसी रात को गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसीलिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपेक्षा हम कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व बहुत अधिक था। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। यह किसी लीडरशिप में चला हुआ आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन ऊपर से नीचे नहीं आया था, यह आंदोलन नीचे से ऊपर चला था, क्योंकि ऊपर से नीचे आने का तो प्रश्न ही नहीं था ना। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, महात्मा गांधी स्वयं गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको कमान दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन को की लीडरशिप कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महात्मा गांधी कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जो गांवों से उठा, जिलों से उठा, यानी ये जो है डिसेंट्रलाइज आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत सशक्त आंदोलन भी था। उसके प्रसार को हम देखेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो महात्मा गांधी को तो यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश बहुत सख्ती से इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, तो उन्होंने विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने निर्देश दिया। गिरफ्तारी से पूर्व ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी का लगभग 1 घंटे का भाषण हुआ, और इस 1 घंटे के भाषण में पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि लग रहा था कि महात्मा गांधी, अब उन्होंने पैगंबर शब्द का यूज किया है, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेशन ऐसे करके आपको बता दे रहा हूं कि लग रहा था कि महात्मा गांधी के शरीर में ईश्वर का वास हो गया है, और वो ईश्वर की वाणी वो बोल रहे थे। जिस तरीके से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। उनके शब्द सब लोगों को जो है इस तरीके से प्रभावित कर रहे थे कि पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बात को सुन रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी विषय पर हम समझौता नहीं करेंगे, अब भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ो। और महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि सभी लोगों को कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। और वो मंत्र क्या था? तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। तो अब इस बार या तो करना है, या तो इस प्रयास में हमको दिवंगत हो जाना है, मर जाना है, लेकिन अब पीछे नहीं हटना है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इससे अब हम पीछे नहीं हट सकते। और इसके लिए जो मंत्र है वो यही है कि या तो करो, अंग्रेजों को भारत से भगाओ, या तो जो है मरो। अब बीच का रास्ता गांधी जी के पास नहीं बचा था। तो मैंने बताया आपको कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी भाषण के दौरान उन्होंने सबको निर्देश दिए। इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो देख लें कि महात्मा गांधी ने क्या क्या निर्देश दिया। तो सरकारी कर्मचारियों को महात्मा गांधी ने क्या कहा? देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, महात्मा गांधी को हम एक साधु के रूप में देखते हैं, और उनको महात्मा कहकर के भी पुकारते हैं, और इसीलिए हमारे दिमाग में रहता है कि महात्मा गांधी को हम साधु के रूप में देखकर, महात्मा के रूप में देखकर उसी तरह से उनका आकलन करते हैं। लेकिन जब ठीक प्रकार से महात्मा गांधी का आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी, मैं बार बार कहता हूं कि मास्टर पॉलिटिशियन थे। तो जो दुनिया के इतिहास में कुछ महान राजनीतिज्ञ हुए हैं, जो दुनिया के इतिहास में कुछ महान प्रोपोगेंडिस्ट हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, महात्मा गांधी उनमें से एक है। महात्मा गांधी को हमेशा यह पता था कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे क्या बोलूंगा तो वो मेरे साथ चलेगा, और किससे क्या बोलूंगा तो मेरे साथ नहीं चलेगा। तो कब जन संघर्ष करना है, कब पीछे हट जाना है, तो कब हमें 2 कदम आगे बढ़ना है, कब 1 कदम पीछे हटना है, कब हमें समझौता करना है और कब हमें विरोध करना है। महात्मा गांधी को अच्छे से पता था। और यह सब बात मैं क्यों बोल रहा हूं? कोई व्यक्ति कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार 1920 से लेकर के 1942 तक और 1947 तक, यानी मैं कहूं तो अपनी मृत्यु तक
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छाए रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तभी गांधी युग का समापन हुआ। बीच में कोई लीडरशिप नहीं आ पाई और गांधी जी ने इस राष्ट्र के करोड़ों लोगों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनसंघर्ष के लिए खड़ा किया और लोग आए और कितने लंबे पीरियड में आए। 1920 में बुलाया था सहयोग आंदोलन में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुलाया और 1920 से लेकर 1942 में 22 साल बाद वही व्यक्ति फिर बुला रहा है लोगों को और लोग आ रहे हैं। आप समझिए, तो गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे, उनको पता था कि हमें किसको क्या निर्देश देने हैं। मैं ये बात इसलिए इतना जोर देकर के आपको बता रहा हूं कि अब देखिए, तो सरकारी कर्मचारियों से इन्होंने क्या कहा, सेवा से त्याग पत्र न दे पहले ही स्वयं से। अब किसी का मन भी होगा त्याग पत्र देने के लिए तो गांधी जी मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? गांधी जी को पता है कि सरकारी कर्मचारियों से मैं कहूंगा कि सेवा से त्याग पत्र दे दो तो कोई नहीं देगा। ये गांधी जी समझते थे कि कोई नहीं देगा। द ग्रेट ट्रायल में गांधी जी ने कहा ना कि यहां के सरकारी कर्मचारी क्या समझते हैं कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था में काम कर रहा हूं, तो सरकारी कर्मचारी तो नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। और कांग्रेस ऐसा घोषणा कर दे कि सभी सरकारी सेवक अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें ब्रिटिश सरकार की, तो आप बताइए जब कोई इस्तीफा नहीं देगा तो इसमें क्या कहा जाएगा कि अरे ये तो भारत छोड़ो आंदोलन विफल हो गया, महात्मा गांधी ने कहा कि सेवा से त्याग पत्र दे दो, नौकरी छोड़ दो, किसी ने नहीं छोड़ा। तो महात्मा गांधी जानते थे कि छोड़ेगा कोई नहीं, तो सेवा से त्याग पत्र न दे, इन्होंने स्पष्ट कहा, और किंतु कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि नौकरी छोड़ दो, तो आपका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सेवा से त्याग पत्र मत दो, लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करो। ठीक है, सैनिकों से क्या कहा उन्होंने? इनसे भी नौकरी की विषय पे बात नहीं की। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दो, कि भैया तुम बस इतना करो कि अगर देशवासियों पर गोली चलवा रहा है ब्रिटिश अधिकारी, ये कह करके मारो इनको, ये दंगाई है, तो तुम खड़े हो जाओ और कहो कि नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे, ये मेरा भाई है। तो ये सैनिकों से उन्होंने कहा। छात्रों से क्या कहा? छात्रों को उन्होंने पूरी तरह से चैलेंज किया महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्या कहा छात्रों से कि आजादी तक अगर लड़ने का साहस रखते हो, कि अब हमने नारा क्या दिया है, डू और डाई, तो अब आजादी तक अगर लड़ने का हौसला रखते हो, इतना हिम्मत रखते हो, तो अपनी पढ़ाई छोड़ो, और अगर इतना हिम्मत नहीं रखते हो तो पढ़ाई करो और जो है भारत छोड़ो आंदोलन में काम करो। लेकिन अगर जो है ये हिम्मत है कि नहीं, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाई जारी नहीं करूंगा, तो नौकरी छोड़ो, तो पढ़ाई छोड़ो। तो आजादी तक लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई छोड़ दो। और देसी शासकों से तो पहली बार अब जो है प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस से कहा गया कि जनता को सहयोग करिए और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करिए। तो प्रजा ही सोवरेन है, इसको अब स्वीकार करिए। जमाना बदल रहा है, देवी के आप पुत्र है, ईश्वर के पुत्र है, ये जमाना चला गया। जब राजा ही राज्य होता था, ये जमाना चला गया। अब लोकतंत्र की बहार है पूरी दुनिया में, तो अब जो है अपनी जनता को संप्रभु मानिए। और यहां के जो देसी रियासतों में जनता रहती थी, उनसे भी ये अपील की गई कि अब आप भी एक पृथक पृथक जो है ग्रह की तरफ मत रहिए, आप भी स्वयं को भारतीय संघ का हिस्सा समझिए। ठीक है, तो ये विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने निर्देश दिया। अब आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ देखिए, मैंने लिखा है स्वतः स्फूर्त जनता ने। तो ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, जो गांवों से उठा, ब्लॉकों से उठा, तहसीलों से उठा, जिलों से उठा, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ठीक है, स्थानीय लोगों ने लीडरशिप की। तो पता चला एक ब्लॉक का कोई नेता है, एक जिले का कोई नेता है। जो लोग बच गए थे, मैक्सिमम लोगों को तो अंग्रेजों ने उठा करके बंद कर दिया था, क्योंकि वो तैयारी करके ही थे। तो स्वतः स्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया और सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहरा दिया। तो ये बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला कि जनता जाती थी, थानों पर हमला होता था और वहां पर जो यूनियन जैक था उसको हटा दिया जाता था और वहां पर तिरंगा फहरा दिया जाता था। तो यह कार्य इस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया कि जो सरकारी इमारतें थी वहां से यूनियन जैक को हटा दिया जाता था और अपना तिरंगा लहरा दिया जाता था। ठीक है,
तो स्वतःस्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहरा दिया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार व टेलीफोन की लाइनें काटी गई, थानों पर हमला किया गया। और यह हमला शब्द का प्रयोग हुआ है, ये इसीलिए होता था कि भाई यूनियन जैक अब हटाओ, अब भारत का तिरंगा लहराओ। ये बड़ा सशक्त आंदोलन था, ठीक है। छात्रों ने हड़तालें की, अनेक जगहों पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी और तत्कालीन वायसराय, आपसे यह पूछा जाएगा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसे 1857 के बाद भारत का सबसे गंभीर विद्रोह कहा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 के बाद भारत का सबसे गंभीर विद्रोह किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को। यह भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह था, तो आप कहेंगे कि यह वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, ठीक है। तो इनके ही स्टेटमेंट से आप यह बात समझ सकते हैं। अब राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर इसी आंदोलन के दौरान ख्याति प्राप्त हुई। अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रह करके कार्य किया। तो भूमिगत आंदोलनकारियों ने एक कांग्रेस रेडियो, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार प्रश्न यह पूछा गया है कि कांग्रेस रेडियो का संचालन बंबई में किसने किया, तो नाम है उषा मेहता। आप देखेंगे तो लगभग 10 सवाल प्रीवियस ईयर में उषा मेहता के से रिलेटेड पूछे गए हैं और उषा मेहता अमर हो गई, ठीक है। तो भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया, जिसे बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा, कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया, तो उषा मेहता। और इसी कांग्रेस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे। तो इसी कांग्रेस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कौन प्रसारण करते थे, तो उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, ठीक है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण की बात करें तो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण को तो ब्रिटिशों ने बंद कर दिया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में, लेकिन यहां से जयप्रकाश नारायण जो है दीवार फांद करके वो भाग गए और उसके बाद उन्होंने जो है अखिल भारतीय आजाद दस्ता बनाया। क्या बनाया? अखिल भारतीय आजाद दस्ता बनाया। एक बकरी का टापू नाम का टापू था नेपाल में, तो वहां जाकर के इन्होंने वो दस्ता बनाया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे जो है, इससे पहले एक विषय जो है हम देखें, चलिए शुरू करते हैं। ये अरोड़ा आसफ अली का मामला, ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। तो अरोड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था और इस एक कार्य से ये भी जो है अमर हो गई, अरोड़ा आसफ अली, ठीक है। तो बहुत हिम्मत का काम इन्होंने किया था। तो अरोड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया और इस एक कार्य से ये अमर हो गई। और ये प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में 10-15 बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अरोड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। अब ध्यान दीजिए, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 जगह समानांतर सरकार भी देखने को मिली। एक उड़ीसा में भी देखने को मिली, लेकिन उसकी बात हम नहीं करते। 3 जगह समानांतर सरकार देखने को मिली, यानी ब्रिटिश व्यवस्था के इतर एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार का गठन हुआ। 3 जगहों पर हमें दिखा। तो पहला बलिया में उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार गठित हो गई। किसके नेतृत्व में? तो आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां सरकार गठित हो गई? आप कहेंगे बलिया। आपसे पूछा जाएगा कि बलिया में समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में गठित हो गई? तो आप कहेंगे चित्तू पांडे। तो यहां पे सरकार गठित कर दिया चित्तू पांडे ने और जितने कांग्रेसी जेल में बंद थे सबको छोड़ दिया, कह दिया कि आ गया स्वशासन, स्वराज आ गया, जाओ जो है मौज करो, निकलो जेल से, अपना राज आ गया। तो ये दूसरा मिदनापुर या तामलुक बंगाल में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 के दौरान जातीय सरकार गठित हुई। क्या सरकार का नाम था?
जातीय सरकार गठित हुई, तो आपसे पूछा जाएगा जातीय सरकार कहां गठित हुई, तो आप कहेंगे बंगाल। और पूछा जाएगा कि जातीय सरकार कहां गठित हुई, तो आप कहेंगे मिदनापुर। ठीक है। सतारा महाराष्ट्र में, कहां? सतारा महाराष्ट्र में 1943 के मध्य से 1945 तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों समानांतर सरकारों में कौन सबसे दीर्घजीवी रही, कौन सबसे अधिक समय तक कायम रही, कौन सबसे अधिक समय तक चली, तो आप कहेंगे सतारा महाराष्ट्र में जो सरकार गठित हुई थी जिसका नाम था प्रति सरकार, वो सबसे अधिक समय तक चली। तो वाईबी चौहान और नाना पाटिल इसको नेतृत्व कर रहे थे। तो प्रति सरकार की स्थापना किसने की, यह पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे वाईबी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार गठित हुई। कहां गठित हुई, तो कहेंगे सतारा महाराष्ट्र में गठित हुई। और यह सबसे लंबी सरकार चली प्रति सरकार तीनों समानांतर सरकारों में। ठीक है, यह समझ में आ गया। अब विभिन्न दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी इस आंदोलन के विषय में, आइए उसको देखें। तो साम्यवादी दल द्वारा इस आंदोलन की आलोचना की गई। ठीक है, साम्यवादी दल द्वारा इस आंदोलन की आलोचना की गई। देखिए, जब तक जर्मनी ने रसिया पर अटैक नहीं किया था, ठीक है, तब तक जो भारत के मार्क्सवादी थे ये ब्रिटेन की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने रसिया पर अटैक किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वैसे ही अब जर्मनी के बहुत बड़े आलोचक बन गए भारत के कम्युनिस्ट, और अब ये जो है कांग्रेस से सहानुभूति रखने, ब्रिटिश राज से सहानुभूति रखने लगे, क्योंकि ब्रिटिश और रसिया एक ही पक्ष से लड़ रहे थे। तब साम्यवादियों ने भारत में अपना रुख बदल लिया, और अब इन्होंने, जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो, तो साम्यवादी दल द्वारा इस आंदोलन की आलोचना की गई। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या कहा, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि इस आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से इतना घृणा करने लगी जितनी घृणा ब्रिटिश सरकार कर रही थी, और ऐसे में अब ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग कांग्रेस के प्रति समान घृणा भाव से एक साथ आ गए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, हिंदू महासभा, अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब सिकंदर हयात खान की ने भी इस आंदोलन की आलोचना की। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि किन किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, देख लीजिए उसको भी। सरकार ने किस तरीके से इस आंदोलन को दबाया। तो 8 अगस्त 1942 की रात में अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और प्रेस का पूरी तरह गला घोट दिया गया। तो बहुत तैयारी में अंग्रेज भी थे कि इस बार मौका नहीं देना है, इस बार एकदम जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हो वैसे ही इसको कुचलना है, क्योंकि ब्रिटिश जो है यूरोप के मोर्चे पर फंसे हुए थे। वो ये नहीं खतरा उठा सकते थे कि भारत से भी एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ हो जाए भारत के अंदर से। तो आंदोलनकारियों पर मशीन गनों से गोलियां तथा हवा में बम बरसाए गए। पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों तरफ था। अनेक नगरों को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया। पुलिस और सेना की गोलाबारी में कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग इसमें मारे गए। ठीक है, 10,000 लोग इसमें मारे गए। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गए हैं हमसे, उनको आइए एक एक करके देखें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या नाम लेंगे? भारत विरोधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ठीक है, भारत का वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का प्रधान सेनापति कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो आप कहेंगे लॉर्ड वेवल। और लॉर्ड वेवल आगे जाकर के भारत का वायसराय भी बना। ठीक है, तो यही भारत का प्रधान सेनापति था, लॉर्ड वेवल। यह भी पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, या कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की आजादी से पूर्व सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता इसी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। 1940 से यह कांग्रेस की अध्यक्षता
किए और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके नाम एक रिकॉर्ड और भी है कि ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, अब आइए देखें तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, हमने बात किया लेकिन फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और जिसका समर्थन सरदार पटेल ने किया, तो प्रस्ताव किसने पेश किया भारत छोड़ो आंदोलन का, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। यह भी पूछा जाएगा कि उस प्रस्ताव का समर्थन या अनुमोदन किसने किया, तो आप कहेंगे कि सरदार पटेल ने किया। यह भी पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो आप कहेंगे गांधी जी ने बनाया था। आपसे यह पूछा जाएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो अब गांधी जी ने इसका नारा भी दिया था। अब यहां पर एक फैक्ट और समझ लीजिए। देखिए, कहते हैं कि ये जो करो और मरो का नारा था और ये जो भारत छोड़ो का नारा था, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया, लेकिन ये नारा महात्मा गांधी के नाम से विख्यात है और इतिहासकारों में मतभेद है कि हम किसको माने, यूसुफ मेहर अली को माने कि उन्होंने भारत छोड़ो और करो मरो का नारा दिया या गांधी जी ने दिया। तो देखिए, इसको लेकर के एक विवाद की स्थिति है। तो ऐसे में अगर महात्मा गांधी ना हो ऑप्शन में और यूसुफ मेहर अली हो तो आप ट्रिक करें यूसुफ मेहर अली, लेकिन फेमस प्रसिद्ध करो या मरो भारत छोड़ो ये जो है महात्मा गांधी के ही नाम से है। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्न आएगा उस हिसाब से आप इसको टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, ये फैक्ट था, मैंने बता दिया। तो इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, वो गांधी जी के साथ थे। तो आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था, उसका नाम क्या था, तो लुई फिशर। यह भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है, तो लुई फिशर है, उन्होंने ही गांधी जी की जीवनी लिखी, लुई फिशर। तो यह आपको याद रखना, लुई फिशर से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया, तो आप कहेंगे पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया। यहीं पर महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। तो आमरण अनशन पर जब बैठ गए महात्मा गांधी, तो अब महात्मा गांधी की सेहत तेजी से गिरने लगी, खतरा उनकी जान पर बनाया। तो यह कहा गया कि जो बंबई की सरकार है, जब अगर महात्मा गांधी की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाती है तो सभी प्रांतीय सरकारों को बंबई की सरकार एक कूट में बताएगी और उसका कूट होगा रूबिकान। तो इसे कहा गया ऑपरेशन रूबिकान, यानी आमरण अनशन पर बैठे हुए महात्मा गांधी की अगर मृत्यु होती है तो यह कूट शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि ऑपरेशन रूबिकान, रूबिकान। ठीक है, तो यह आपको स्पष्ट हो गया। और अरोड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया, यह भी हमने समझ लिया। तो अब हम यह करना चाहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करना चाहेंगे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कितना सफल रहा या भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या प्रभाव स्थापित किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, हम उसकी बात करना चाहेंगे। तो अगर हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन का सीधा सा अर्थ था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें, लेकिन अंग्रेजों ने तो भारत छोड़ा नहीं, वो तो 1947 में गए। तो निश्चित रूप से जो इसका लक्ष्य था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने यह बात अब स्पष्ट कर दी बिल्कुल कि अब भारतीयों की इच्छा के विपरीत उनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता और भारतीयों में अब राष्ट्रवादी भावना बहुत गहरे तक जो है बैठ गई है। इसके अलावा कहते हैं कि इस आंदोलन ने विश्व के जनमानस का भी ध्यान भारतीयों की तरफ खींचा। जो वर्ल्ड में लीडरशिप थी, जैसे जो चाइना में लीडरशिप थे, चीन के मार्शल चियांग काई शेक, उन्होंने भी यह स्पष्ट कहा कि अंग्रेजों के लिए भारतीयों के प्रति सबसे श्रेष्ठ नीति यही है कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चांग काई शेक के इस बात का समर्थन भी किया, चियांग काई शेक के इस बात का समर्थन भी किया। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने भारत छोड़ो आंदोलन को बड़े विस्तार से पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।